जा रहे हैं और 15 एथलीट जो 20 ओलंपिक मेडल के लिए फाइट करेंगे। और इसमें जो है गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से 2 एथलीट ऐसे हैं जो एक पैरा ओलंपिक के लिए स्वरूप उन्हालकर आप जानते हैं वो जा रहे हैं, और वर्ल्ड नंबर 1 इला वेनिल ये जो है जो मेडल के काफ़ी दावेदार भी हैं, हमें काफ़ी उम्मीद भी है उनसे, तो वो भी जा रही हैं इस ओलंपिक के लिए। और तीसरा जो मैं एज अ RTS जूरी पहली बार मुझे मौका मिला कि या भारत से किसी भारतीय को मौका मिला कि जूरी एज अ जूरी सेलेक्ट होने का, ये मुझे मौका मिला है और मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। जो अगर मैं कहूँ तो पिछले 26 साल से मेरी शूटिंग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। 95 में मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था NCC के वजह से, क्योंकि NCC कैंप में फायरिंग हुआ, वहाँ पे फायरिंग अच्छा हो गया तो उन्होंने मुझे स्टेट लेवल कंपटीशन में भेजा। स्टेट लेवल कंपटीशन में पहले ही कंपटीशन में मुझे मेडल मिला, फिर नेशनल में भी मेडल जीतने के बाद फिर ये करियर ही मेरी पूरी शूटिंग की हो गई। सन 2002 में जो है कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जो है मुझे शूटिंग के साथ कोचिंग स्टार्ट करना पड़ा, और उसके बाद 2007 से 2012 तक मैं इंडियन टीम का कोच था, और 2011 में हमने गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी की स्थापना की, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे बच्चों ने इतने 200 के ऊपर इंटरनेशनल मेडल जो है एकेडमी के बच्चों ने जीता। अगर मैं जूरी की बात करूं तो एज अ जूरी मैंने जब मैं इंडियन टीम महाराष्ट्र टीम का मैनेजर था तो उस समय जो है मैं महाराष्ट्र टीम को लेके जाता था वहाँ पे नेशनल्स के लिए, तो बड़ी लंबी भीड़ होती थी इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए। और इक्विपमेंट टेस्ट यानी जो जैकेट ट्राउज़र ये सब बड़ा जो किट है वो एज पर द ISF रूल होना चाहिए, और उसको चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो एज अ महाराष्ट्र टीम मैनेजर मेरा ये ध्येय था कि महाराष्ट्र के बच्चों का जल्दी हो जाए, जिससे कि वो अपने मैच के लिए जो है फोकस कर सके। तो वहाँ पे जो जूरी थे चंद्रकांत शाह जी, वो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे सिखाया भी। मतलब वो मेरे एक तरह से मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे जूरी में कैसे काम करते हैं वो उन्होंने मुझे सिखाया। और वहाँ से जो है मेरी जर्नी चालू हुई उस नेशनल में वॉलंटरी काम करने से। और वहाँ पर जो मैंने जो काम किया, जिस हिसाब से जल्दी सीखा और जिस हिसाब से मैं काम कर रहा था, तो नेशनल फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर 2-3 साल तक मैंने वॉलंटरी काम किया नेशनल लेवल पे, और मेरे काम को देखते हुए जो है मेरे ऊपर जवाबदारी जो है बढ़ती गई। और 2008 में जब ये जूरी के लिए जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम देने होते हैं वो जब मैंने पास किया, और ख़ास करके जिसमें मैं जूरी जा रहा हूँ RTS, उसका एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि पहले पेपर टारगेट होता था, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स हैं जो बालेवाड़ी रेंज पे है। आप शूट करते ही आपको स्कोर आ जाता है और पता चलता है कि शॉट बाय शॉट क्या रैंकिंग चल रही है। तो वो जो है RTS जूरी का स्पेशल एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर एक्चुअली वहाँ पे कोई रिंग नहीं होता है, वो खाली एक पेपर होता है। और पेपर पे जो शॉट लगा है और शूटर ने अगर प्रोटेस्ट किया कि ये मेरा शॉट नहीं है, तो वो जो प्रोसीजर है उसको कैसे निकालना, ये 10 है कि 9 है, वो जो है RTS जूरी का काम होता है। और उसका एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, क्योंकि 10th रिंग जो है वो आपका 0.5 mm का होता है। 10 मीटर के डिस्टेंस पे 0.5 mm को शूट करना होता है, और उसमें भी अब वो 10.9 तक आ गया है। तो ये 10.2 है, 3 है, 4 है, तो वो उतने डिटेल में उसको निकालने के लिए जो एक्यूरेसी चाहिए और जो स्पीड चाहिए, क्योंकि आप पूरे रिजल्ट को होल्ड करके नहीं रख सकते कि हम निकाल रहे हैं और पूरा टाइम वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका फाइनल्स वहाँ पे सामने है, या फाइनल्स में अगर हुआ है तो आपको तुरंत रिजल्ट निकाल के देना है, क्योंकि पूरा लाइव चल रहा है सब कुछ। तो बड़ी जवाबदारी होती है, उसके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी टफ होते हैं। तो उस समय 2008 में 5 लोग पास हुए थे इस एग्ज़ाम में, जिसमें मैं भी उसमें एक भाग्यशाली था कि मैं उसमें पास हुआ अच्छे मार्क्स से। तो उसके बाद जो है और भी ज़्यादा जो है, क्योंकि क्या था कि उस समय मैं 2008 में नेचुरली मैं अभी भी यंग जूरी मेंबर हूँ, उस समय भी पूरे ग्रुप में मैं सबसे यंग था, तो थोड़ा सा जवाबदारी का काम देने के लिए थोड़ा सा लोग जो है हिचकते थे। तो वो जब एग्ज़ाम जब मैंने अच्छे से पास किए और जब काम मैंने अच्छे से किया, तो मेरे ऊपर जवाबदारी भी बढ़ती गई। और भगवान की दया से उतने ही आप लोगों का सबका सपोर्ट और सभी सीनियर्स ने जो मुझे गाइड किया और जो मैं सीखते गया, उससे जो है मैं एक एक स्टेप आगे जा पाया।
उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज आया, मतलब इंडिया में तो मैं अच्छा कर रहा था, और उसमें मेरा ध्येय ये था कि जो हमारी जो टीम जाती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे आपके जो इक्विपमेंट है वो जो है कभी किसी का डिस्क्वालीफाई हो जाता था, फेल हो जाता था, या फिर वहाँ पे वो चेंज कर देते थे बटन वगैरह, तो सारी टेक्निक चेंज हो जाती थी। तो मेरा ध्येय ये था कि हम इतना परफेक्ट एज पर द ISF रूल करके भेजें और हम अपडेटेड रहें रूल से, जिससे कि इंडियन टीम को इंटरनेशनल में कोई तकलीफ़ ना आए। तो एज अ जूरी आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है ISF जो इंटरनेशनल फेडरेशन के रूल्स हैं और क्या नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो आप टीम को बताएं और टीम के साथ टीम को जो है वो नॉलेज दें और उसके हिसाब से वो काम कर सकें। तो RTS जूरी का काम क्या होता है? तो RTS जूरी जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो है रिजल्ट, टाइमिंग एंड स्कोरिंग। तो रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी, मतलब भले वो पोजीशन हो, मेडल हो, या फिर ओलंपिक रिकॉर्ड हो, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, वो पूरा तैयार करना। उसके अलावा जो है टाइमिंग यानी कौन सा बच्चा किस रिले में खेलेगा, कौन से लेन पे खेलेगा, वो सब कुछ तैयार करना और वो बताना। और स्कोरिंग यानी जब हम सुनते हैं इवन ओलंपिक में भी एक शूटर जो है किसी दूसरे के टारगेट पे फायर कर दिया, तो उसको ढूंढ के निकालना कि किस शूटर ने किया है, वो ओरिजिनल शॉट क्या था, जो शूटर ने शूट किया उसका क्या शॉट है, और जो क्रॉस फायर हुआ उसका क्या शॉट है, या किसी ने प्रोटेस्ट किया कि ये मेरा शॉट वैल्यू जो है गलत है, तो उसको निकाल के देना। ये जो है RTS की जवाबदारी होती है। और RTS इंटरनेशनल जूरी में जो है काफ़ी टफ काम माना जाता है, क्योंकि उनको जो है सबसे पहले, मतलब अदर जूरी के पहले 1 घंटा पहले उनको जाना होता है, एथलीट के 2 घंटा पहले। तो अभी जो टाइमिंग आया हुआ है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है वहाँ पे 5 बजे होगा होटल में, और 5:45 बजे की बस से जाना है। तो यहाँ पर भी मैंने अपना शेड्यूल और आदत चेंज किया है कि यहाँ पे जो है मैं 4:30 बजे उठने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आदत रहे कि इतने सुबह उठना है। लॉकडाउन में तो आदत लग गया है कि भाई आराम से उठना है, तो इस आदत को मैं चेंज कर रहा हूँ। और तो इस प्रकार से जो है RTS जूरी का सुबह से लेके और आखिरी शॉट फायर होने के बाद तक पूरा रिजल्ट तैयार करना, और उसके बाद जो है अगले दिन की तैयारी करना, इतना जो है ये RTS जूरी की काफ़ी जवाबदारी वाली काम होती है। और मैंने इसको जानबूझ के चुना क्योंकि ये टफ़ काम है, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो जूरी जो है, जूरी क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने स्पोर्ट्स में और क्यों होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मेरा तो ध्येय था कि मैं ओलंपिक जाऊं 95 में, लेकिन जैसे कि मैंने बताया एज ए एथलीट मैं जा नहीं पाया, एज अ कोच बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने कहा कि एज अ जूरी हम जाते हैं, और ISF ने मुझे एज अ जूरी कब से लिया, वो जब इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप किया था 2017 में। आपको याद हो कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट भी है ISF के, युवराज रविंदर सिंह जी, उनके बदौलत जो है इंडिया में कॉम्पिटिशन्स होने स्टार्ट हुए। और उस वक्त जो है मुझे एज अ कॉम्पिटिशन मैनेजर बनाया गया था कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए। उसके अलावा लुक एंड फील चेंज करने की जवाबदारी भी मुझे दी गई थी, ब्रांडिंग भी। तो उस वक्त जो है जो ISF के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ये सब लोग आए थे, और वो जो ताजमहल जो वहाँ पे बड़ा सा ह्यूज लगाया गया था, आप लोगों ने देखा होगा, और अभी भी हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं। तो उस वक्त जो है ISF के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने जो है मुझे बुलाया था, काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और प्लस ISF ने लेटर भी दिया था, जो तुषार जोशी जी जानते हैं, कि उन्होंने लिखा था कि पवन इज़ अ एसेट फॉर NRA एंड ISF, जो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है एक्चुअली वो। और वहाँ से जो है मेरी जो है ISF में जर्नी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जब उनसे डिस्कस करने का मौका मिला कि हम क्या कर रहे हैं इंडिया में ग्राउंड लेवल पे स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ये ढोल ताशे के साथ जो हम गन फॉर ग्लोरी चैम्पियनशिप करते थे, आप लोग सब लोग देखते थे, तो उसके बाद फिर वो जो पहले पिन ड्रॉप साइलेंट था वो चेंज हुआ। अब जो है आप वहाँ पे म्यूज़िक बजने लगा उसके बाद, और ब्रांडिंग भी देखेंगे आप तो एशियन लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे वो चेंज होना चालू हुआ। और काफ़ी सारे अभी भी हम लोग जो काम कर रहे हैं या फिर आइडियाज़ दे रहे हैं कि कैसे स्पोर्ट्स को और पॉपुलर किया जाए और कैसे स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाया जाए। तो वो सब कुछ देख के जो है उन्होंने और ज़्यादा मुझे जवाबदारी दी। वर्ल्ड कप वगैरह दूसरे इसमें जो है RTS जूरी चेयरमैन और ये सब का काम करने का मुझे मौका दिया, और वहाँ पे अच्छी तरह से काम करने की वजह से मुझे मेरा सिलेक्शन जो है ये ओलंपिक पे हो पाया, और मेरा ड्रीम जो है वो पूरा हो रहा है। और इसके अलावा जो है मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्टर बनाया, कि इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम मैंने दिया, वो सक्सेसफुली करने के बाद मुझे उन्होंने चाइना भेजा था, चाइना में सिखाने के लिए एज ए इंस्ट्रक्टर।
तो ये सारा पूरा बैकग्राउंड था मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए, मतलब ये सारा ये ओलंपिक के सिलेक्शन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी, अगर आपको स्पोर्ट्स लीडर बनना है किसी भी कंट्री को, तो उसमें जो पिलर जो हैं, जो 4 पिलर जो जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वो जो है बहुत मजबूत होने चाहिए। और जो 4 पिलर है, वो सबसे पहला महत्वपूर्ण पिलर है वो एथलीट, क्योंकि एथलीट जो है आपको मेडल दिलाता है। सेकंड जो है कोच, जब हमारे पास कोच जो एथलीट को तैयार करता है, जब हमारे पास कोच नहीं थे तो हमने फॉरेन कोचेस लाए, और फॉरेन कोचेस ने हमारे कोचेस को तैयार किया और एथलीट को तैयार किया। अब हमारे जो वही जो एक्स एथलीट है वो अब हमारे मेन कोच हैं। अब हमें फॉरेन कोच के ऊपर डिपेंड रहने की उतना ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है आपके फेडरेशन में रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स, हमने दिल्ली में जो है 30 गोल्ड मेडल जीते वहाँ पे, और इंडिया कंटिन्यू मेडल जीतते हुए आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि टीम इवेंट्स हटा दिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो हमारा, मुझे लगता है कि अगर हमें लीडर बनना है तो हमें जो है इंटरनेशनल फेडरेशन में हमारी मजबूती से स्थिति होनी चाहिए, जो हम शूटिंग में एटलीस्ट हम कर पा रहे हैं। प्रेसिडेंट सर वहाँ पर है ही हैं, प्लस मैं भी हूँ, तो उससे जो है वर्ल्ड कप यहाँ पे लाना या कोटा मैचेस लाना, ये सारी चीज़ें जो है हम कर पा रहे हैं, अपने इवेंट्स को बचा पा रहे हैं। चौथा जो मेन चीज़ जो मुझे लगता है, जो चौथा सपोर्ट पिलर है, वो है जज एंड जूरी। जो आपके, अगर आप देखेंगे कि जितने भी लीडर्स हैं ओलंपिक में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, आप देखेंगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहते हैं। उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि एक तो प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरे साथ अगर कुछ भी होगा तो मेरे ये सर हैं वहाँ पे या फिर मेरे कंट्री के हैं, उनसे मैं समझ सकती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एथलीट्स के क्या राइट हैं और इस वक्त कैसे जाना चाहिए। सेकंड, आपको ये बेनिफिट होता है कि जो रूल्स हैं, जो उससे जो है आप अपडेटेड रहते हैं। जो भी नया रूल है उससे जो है ISF जो है, मतलब जो जूरी मेंबर है, उसे कंटिन्यू अपडेट रहना पड़ता है। और वही चीज़ जो है आप एथलीट को और टीम को समझा पाते हैं कि ये नया रूल है, ये आपके नए राइट्स हैं और ये आपके ये चीज़ें आप कर सकते हैं और ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जो ओलंपिक जैसे या ऐसे हाई लेवल टूर्नामेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वहाँ पे एक एक चीज़ की कब आपको प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, क्या आपके राइट्स हैं क्या नहीं है, और कब आपके ट्रेनिंग है, अनऑफिशियल ट्रेनिंग है, उसमें आप क्या, अगर कुछ गलत हो रहा है टेक्निक वाइज या फिर ये, तो वो आप उसी वक्त आप उसको समझा पाते हैं या फिर आप कैम्प में समझा पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास जो है जूरी जो है जो रूल के बारे में पूरा जानते हों, वो जो है इंडिया में होने बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट को प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, मुझे लगता है कि जूरी क्यों नहीं है, जूरी इसलिए नहीं है हमारे यहाँ पर अभी आज की डेट में, क्योंकि कोई पॉलिसी ही नहीं है जूरी के लिए, सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि किसी ने भी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, और बड़ा ही नेग्लिजिबल सब्जेक्ट रहा है ये। मैं जूरी गया क्योंकि मेरा वो पैशन था या फिर मेरा वो ड्रीम है कि मुझे जाना है एज अ जूरी। लेकिन जब ये पूरा सफ़र तय करता हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इंडिया ने जो है इसके ऊपर पॉलिसी बनाना चाहिए, जिससे कि आगे चल के मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा पैशन है और जो शूटिंग में या स्पोर्ट्स में टाइम देना चाहते हैं, वो जो है अपना करियर कर सकें। और इसके लिए जो है सरकार ने इसमें जो है कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या फिर रिकग्नाइजेशन करना चाहिए, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले, जो आज के डेट में नहीं है। अभी हाल ही में किरण रिजिजू सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक जो है ये रूल नहीं बना, और क्यों नहीं बना ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी सरकार ज़रूर बनाएगी। और मुझे पता है कि वहाँ पे अथॉरिटीज़ जो है इसके ऊपर काम करना चालू भी कर दी है। ये बहुत ही अच्छा प्लस साइन है इसके लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारे इंटरनेशनल तो सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट जो नेशनल लेवल पे जो है वो जूरी के लिए अलग करियर होना चाहिए और पाथ होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जूरी कौन है, मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो जूरी वो हैं जो कोच हैं, क्योंकि कोच के लिए कहीं पे किसी को जॉब मिला है और वही जूरी का एग्ज़ाम पास करके एज अ जूरी बने हुए। लेकिन जब मौका आता है किसी स्कूल टेस्ट का या फिर किसी क्लब के मैच का, हमारा स्पोर्ट्स तो फिर भी टारगेट और स्कोर वाला ये है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, जहाँ पे टेक्निक वाला है, वहाँ पे जो यंग टैलेंट है वो जो है सम टाइम हमें सुनने में आता है, कभी प्रेस में मिलता है, कभी किसी से सुनने में आता है कि वो जो है फेवरिज्म का शिकार हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वही कोच जो है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वही जो है एज अ जूरी है। और जूरी यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है जूरी के लिए।
तो मुझे ऐसे लगता है कि एक नया प्लेयर जो ओलंपिक में मेडल जीत सकता है, जो नया प्लेयर पैदा हो रहा है, उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है स्कूल लेवल पे ही। उसको पैदा होने का मौका ही नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारे प्लेयर मेरे ख्याल से हो पाते हैं। ये रोकने के लिए मुझे लगता है कि जूरी के लिए अलग पॉलिसी और अलग मोटिवेशन ये जो है बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर में, अगर हमें स्पोर्ट्स लीडर बनना है तो। ये मेरा सोच है जूरी के इसके ऊपर, और जूरी को बहुत मेहनत करना होता है। अगर आप देखें तो पॉलिसी की बात करिए, क्या पॉलिसी क्या है? मैं जैसे कि एथलीट या कोच, इनके लिए जैसे आप अवार्ड्स रखते हैं या फिर जॉब सिक्योरिटी रखते हैं। आपके साल भर में बहुत सारे मैचेस होते हैं, क्लब लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक। अगर वो पाथ अगर नया तैयार करते हैं तो उसमें आप हर लेवल पे उस जूरी को भेज सकते हैं, उन जूरीज को, और नया तैयार कर सकते हैं जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और जूरी जो है, जब हम बात करते हैं तो मैंने अभी हाल ही में, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, हाल ही में किसी अथॉरिटी से मैंने बात की कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन ये था कि अरे ये तो बहुत जाते हैं, ऑफिशियल तो बहुत जाते हैं। तो मैंने कहा सर आप ऑफिशियल यानी आप शायद गलत ले रहे हैं। मैं जूरी की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल, जो पूरे ओलंपिक में अगर 390 प्लेयर जा रहे हैं तो जूरी जो है खाली 20 है जो फॉरेन से जो है नॉमिनेट होते हैं। और ये 20, अगर मैं शूटिंग की बात करूँ तो 130 कंट्री जो है खेलती है, जिसमें से जब हमें इंडिया को जब कोटा मिलता है, 390 प्लेयर खेलते हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है कि हमने कोटा जीता। और आज इंडिया जो है सबसे हिस्ट्री बनाया कि 15 एथलीट जा रहे हैं। नहीं तो मुझे याद है वो दिन जब मैं शूटिंग चालू किया था, तब हमें हार्डशिप कोटा या फिर ऐसे कोटा से हमारे लोग जाते थे और खेल पाते थे। तो 130 कंट्री में वो जगह बनाना एथलीट के लिए वो बहुत बड़ी बात है। वैसी जूरी के लिए भी अगर आप देखें तो 130 कंट्री में टॉप 20 में सेलेक्ट होना, उसके लिए जो आप एग्ज़ाम देते हैं, मैं लकी था कि मेरा एग्ज़ाम इंडिया में हुआ। आपको फॉरेन जाना होता है एग्ज़ाम देने के लिए, जिसके लिए कोई सपोर्ट या कोई पॉलिसी सिस्टम नहीं है। आपको हर कॉम्पिटिशन्स में जाना होता है, जिसमें मैक्सिमम कॉम्पिटिशन में आप अपने खर्चे पे जाते हैं। और ये सब कुछ आदमी तभी कर सकता है जब उसके पास पैशन हो, या तो फिर अगर हम जब बात करने की हमें लीडर बनना है तो हमें वो पाथवे तैयार करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होता है ऐसा? मतलब आप जूरी जा रहे हो तो आप प्लेयर से बात नहीं कर सकते, इंडियन प्लेयर से? बेसिकली क्या होता है कि आप वहाँ पे एज अ जज हैं, तो आपको जो है डेफिनेटली आपको न्यूट्रल रहना है वहाँ पे। और क्योंकि सभी एथलीट जो है वहाँ पे मेहनत करके आ रहे हैं, इंडिया के ही नहीं बल्कि बाहर के भी। और स्पोर्ट्स के ऊपर भरोसा तभी रहेगा जब आप न्यूट्रल डिसीजन लेते हैं। तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिखना चाहिए कि भाई आप इतना ज़्यादा ये है कि आप इंडिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप मतलब किसी भी कंट्री का आप वो नहीं कर सकते। आपके ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए, इसलिए आपको एज ए जूरी बनाया गया है। जी जी Many athletes have been told that after the event finishes, the other day we came to academy and met Guru Unalkar. He said after the event finishes, he has to return within 24 hours. So have you been told something like this by the Japanese authorities in view of the pandemic? जूरीज़ के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारा 19th को मेरी फ़्लाइट टिकट है, और हम 20 तारीख को पहुँचेंगे। 22 तारीख से मेरी ड्यूटी वहाँ पे स्टार्ट होगी। और नो डाउट इस पर काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जस्ट मैं शुरुआत में हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि मेरी टिकट जो है 5 बार कैंसिल होके री इशू हुई है, क्योंकि बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। इवन कल भी मेरा टिकट कैंसिल हुआ है और आज सुबह मुझे दूसरा टिकट आया है। तो बड़ा ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। और प्लस इंडिया ग्रुप 1 में होने की वजह से 7 दिन आपको जो टेस्ट करना है और बाकी जो रूल्स फॉलो करने हैं, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक टोक्यो हो रहा है सेफ्टी इज़ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, और उसको जो है ध्यान में रखना ही चाहिए हमने। तो जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब वो NRI ने ही कंडक्ट किया था 2008 में। और
बिकॉज़ इंडिया में हुआ था तो मेरा बहुत कम खर्चे में हो गया, मतलब उस वक्त मैंने खाली 35,000 रुपये ही खर्चा किया था कोर्स फीस और रहना खाना ये सब। लेकिन हर बार जो है इंटरनेशनल से जो है यहाँ पे कोर्स लाना ये जो है बड़ा मुश्किल होता है। अभी हमने पूना में भी किया था, अगर आपको याद हो 2019 में हमने RTS का भी कोर्स किया था और बी कोर्स भी हमने कंडक्ट किया था। लेकिन इसके लिए जो है और थोड़ा ब्रॉडवे पाथ